हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन को। हार्मोनिक मीन क्या होता है? तो हार्मोनिक मीन के बारे में बात करते हैं। हार्मोनिक मीन होता है हार्मोनिक मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नॉन ऑफ विच जीरो, नॉन ऑफ विच जीरो मीन्स कोई भी वैल्यू उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू जीरो होगी तो वो हार्मोनिक मीन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो हमें देखेंगे। तो हार्मोनिक मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नन ऑफ विच जीरो, मतलब जो भी नंबर होगा उसमें कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, is the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocals of the given values। तो ये हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है बच्चों। क्या होता है हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन एक नंबर ऑफ, वही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो कि हमें सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, उसमें कोई भी वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन ऑफ विच इज जीरो, मतलब कोई भी नंबर उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये किसका है? अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। अर्थमेटिक मीन का तो रेसिप्रोकल है, बट वो क्या है, जो वैल्यू गिवन है उसका भी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब अगर हमें कोई वैल्यू x दी है तो वो क्या हो जाएगी, 1/x। तो अगर किसी के अपॉन में जीरो होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है बच्चों। इसीलिए कोई भी वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है, तभी वो हार्मोनिक मीन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू हमारी x है, अगर उसका रेसिप्रोकल करना है हमें तो क्या 1/x हो जाएगा। तो 1/x, अगर कोई भी वैल्यू जीरो हुई, एक भी नंबर जीरो हुआ तो 1/ किसी के अपॉन में जीरो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए डेफिनेशन में मेंशन किया है कि कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमने मान लिया लेट h जो है वो क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। n ऑब्जर्वेशन का एक सेट है, उसका हार्मोनिक मीन h है। n ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, वही x1 x2 अप टू xn, इसको xi के इक्वल मान लेते हैं। तो ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है, उसका हार्मोनिक मीन क्या है, h है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन xi। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है, x बार इक्वल टू 1/n समेशन xi। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ये अर्थमेटिक मीन का क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल। अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल मीन्स 1/x बार। 1/x बार मीन्स इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, या ये पूरे 1 के अपॉन में हो जाएगा 1/n समेशन xi, ये होगा, है ना। फिर डेफिनेशन क्या बोल रही है बच्चों? फिर बोल रही है कि गिवन वैल्यू का भी रेसिप्रोकल होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे समझिए कैसे होगा। हमें फॉर्मूला रटना नहीं है, डेफिनेशंस को समझना है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला आप बना लोगे। पहले उसने क्या बोला, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, मतलब x बार होता है तो 1/x बार होना चाहिए। तो 1/x बार क्या होता है, 1/n समेशन क्या होता है, xi होता है। तो ये तो x बार होता है, x बार का फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन 1/n समेशन xi लिख दिया। लेकिन उसका रेसिप्रोकल तो मतलब 1 के अपॉन में चला जाएगा। फिर बोला है कि जो वैल्यूज दी हुई है, जैसे xi ये वैल्यूज दी हुई है, उसका भी रेसिप्रोकल होता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, 1 के अपॉन में चली जाएगी। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n समेशन 1/में xi। ठीक है, मतलब पहले अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, x बार 1/n समेशन xi, तो ये पूरा कहाँ चला जाएगा, 1 के अपॉन में। फिर बोला है कि जो वैल्यूज दी हुई है, जो सेट ऑफ वैल्यूज दी है, उसका भी रेसिप्रोकल, उसका भी उल्टा। तो जब उल्टा करेंगे तो वो वैल्यू जो xi है वो भी क्या चला जाएगी, 1 के अपॉन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन का यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में, मतलब जब फ्रीक्वेंसी भी दी हो, मीन्स हमारे पास xi भी हो और fi भी हो, तब हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा जब क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सेम फार्मूला 1/n कैपिटल N। जब फ्रीक्वेंसी आती है तो क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल N हो जाता है, मतलब कैपिटल N यहाँ पे क्या है, समेशन fi है। ये हम अर्थमेटिक मीन में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं।
यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी है उन सबका जोड़ यहाँ पे क्या है, कैपिटल एन है। फिर यहाँ जाएगा समेशन, समेशन अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी है साथ में तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी अपॉन में एक्स आई। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हमने ऊपर रखा और एक्स आई को नीचे रखा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेफिनेशन बोल रही है कि सिर्फ जो वैल्यूज है, गिवन वैल्यूज, उसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल नहीं होगा। जैसे कि हम बात करते हैं एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन एफ आई एक्स आई, ये होता है। तो एफ आई तो उसी की जगह पे रहेगा, यहाँ पे वैल्यू उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो रहा है, तो वैल्यू मतलब कि जो वैल्यू एक्स है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऊपर ही रहेगी। तो ये जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला बना है हमारा जब ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल दिया हो या डिस्क्रीट सीरीज दिया हो, तब हम इस टाइप का फार्मूला यूज करेंगे। अब क्या होता है बच्चों, एग्जाम में जनरली इसके क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, बट कभी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड। तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हार्मोनिक मीन से किस टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट, आप अपना खुद ले सकते हो, कि वो अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है, अपने घर से स्कूल जाता है, तो तब उसकी स्पीड जो होती है वो 10 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन जब स्कूल से वापस अपने घर आता है तब उसकी स्पीड होती है 15 किलोमीटर, है ना। ऐसा क्वेश्चन बनाने वाले ने भी थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है कि स्कूल जाना या कॉलेज जाना, मतलब स्कूल जाना वैसे भी क्या लगता है, एक तरह से बोरिंग लगता है, कौन स्कूल जाए, आज नहीं जाओ तो अच्छा है, तो स्पीड थोड़ी स्लो होती है। लेकिन जब स्कूल से छुट्टी होती है और वापस घर आना होता है तो क्या होता है, फटाफट स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जल्दी घर पहुंचना रहता है। इसलिए जाते समय 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, आते समय 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो वही पूछा है, ए स्टूडेंट, ठीक है, गो टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, एंड बैक फ्रॉम हिज स्कूल टू होम एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चंस क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द एवरेज स्पीड, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो जनरली बच्चों कंफ्यूजन ये होता है कि हमें क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन लगा देते हैं। इसीलिए मैंने इसके पहले और इसके पहले एक हमारी या 22 क्लास हो गई, क्लास 22, उसमें मैंने बताया था कि हार्मोनिक मीन का यूज़ क्या होता है। हार्मोनिक मीन का यूज़ होता है जब हमें स्पीड निकालना होती है या वेलोसिटी निकालना होती है या हमें रेट पता करना होता है, तब हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हमें स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन नहीं लगेगा। अर्थमेटिक मीन जो है क्वांटिटेटिव डाटा पे लगता है। क्वांटिटेटिव मीन्स एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज एक्सपोर्ट, एवरेज इंपोर्ट, इस टाइप के डाटा पे लगता है। जब भी एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और रेट की बात होगी तो हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो डाटा दिया हुआ है, देख लो। एक दिया हमें 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारे पास दो वैल्यू है, एक को हमने मान लिया x1 इक्वल टू 10 दिया है और x2 इक्वल टू दिया है 15। ठीक, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा हार्मोनिक मीन का, h इक्वल टू, बच्चों सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ याद रखना है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में या किसी भी फील्ड में, पहली चीज़ क्या करना है, क्वेश्चंस को समझ के उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चंस में और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं करना। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। हमने फार्मूला लिखा समेशन 1/xi, 1/xi, ये हमने फार्मूला लिखा। अब यहाँ देखना हमें xi गिवन है कि नहीं है। देखो n गिवन है कि नहीं है, देखो n इज इक्वल टू 2, हमें कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 2 ऑब्जर्वेशन दिए, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। xi गिवन है कि नहीं है, xi गिवन है, ये हो गया x1 और x2, मतलब xi भी गिवन है।
तो क्या करना, सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, ये तो हो गया 1/n, यहाँ हो गया 1/2। अब यहाँ पे समेशन है तो क्या करेंगे, 1/x1 हो जाएगा, x1 की जगह क्या दिया है 10, प्लस 1/x2 हो जाएगा, कितना दिया है x2 की जगह 1/15। अब इसको सोल्व करना है, क्या करेंगे, ये होगा 1/2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 15 + 10। ठीक है, कैसे एलसीएम लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया है 150, सिंपल तरीका है, आप डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 150 हो रहा है, 10 का किया तो 15 बार जा रहा है, फिर 15 से डिवाइड किया तो 10 बार जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया 25/150। इस 150 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/25/300। ठीक है, क्या हो गया 1/25/300। क्लियर है, ये हमारा बड़ा डिवाइड है, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1/25 × 300। क्लियर है, ये 300 का ऊपर चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, h = 12। क्लियर है, 1/25/300 है, तो इसको हम पलटेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला, मल्टीप्लाई में कैसे, ये ऐसा चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है तो ये 1, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 300/25। ठीक है, जब इसको उल्टा करते हैं तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, इसको हमने क्या किया, उल्टा किया तो मल्टीप्लाई में चला गया। क्लियर है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12, तो इस एवरेज स्पीड इतनी आ गई 12 km/h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, बाकी इसके डिटेल क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इसमें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जब हमें सिर्फ वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करना होती है तब इसका यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, मेरिट्स। मेरिट्स क्या है, सबसे पहला मेरिट्स तो यही है, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्या था ये, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है ना। दूसरा, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट बोला जाता है कि आसानी से समझ में नहीं आता है या कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू 0 है तो क्या होगा, वो इनडेफिनेट फॉर्म बन जाता है, तो वो जो पॉइंट्स है हमारा वो डिमेरिट्स में चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे क्या करता है, निर्भर करता है, सारे ऑब्जर्वेशंस का यूज़ होता है इसमें। अभी हमने देखा 2 वैल्यू थी, दोनों वैल्यू को लेके हमने निकाला था। थर्ड वन क्या होता है, इट इज़ केपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। ये क्या होता है, मैनिपुलेशन, इसमें हम क्या करते हैं, आगे गणितीय गणनाएं कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। जैसे हम अर्थमेटिक मीन में करते हैं, जब ये इसका उल्टा है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, आगे इसकी गणितीय गणना कर सकते हैं। गणितीय गणना करना मतलब जैसे अगर एक सीरीज का हमें हार्मोनिक मीन दिया है, एक दूसरी सीरीज है उसका भी हार्मोनिक मीन दिया है, तो दोनों सीरीज को हम जोड़ के क्या कर सकते हैं, कंबाइन हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं कि उसको हम आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। फिर फोर्थ वन, इसका मेरिट्स क्या हो जाएगा, इट इज लिस्ट या नॉट अफेक्टेड बाय, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के कारण जो त्रुटि आती है उससे अफेक्टेड नहीं होता। मैंने बताया था दोस्तों कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे मेरिट्स में रहे या डीमेरिट्स में रहे, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो सैम्पलिंग से क्या होगा, अफेक्ट, उसके जो एरर आएगी सैम्पलिंग के कारण उससे अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक और पॉइंट है, जैसे जियोमेट्रिक मीन में होता है कि ये स्मॉल आइटम को मोर वेटेज देता है, तो ये भी स्मॉल आइटम्स को मोर वेटेज देता है। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू स्मॉल आइटम्स, ये स्मॉल आइटम्स को ये भी क्या करता है, मोर वेटेज देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्लियर है, ये इसके मेरिट्स हो गए। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स तो एक ही है इसमें, डीमेरिट्स क्या हो जाएगा, डीमेरिट्स होगा इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट ईजी टू understand
एंड डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। ठीक है, ये क्या करना आसानी से समझ में नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। तो अर्थमेटिक मीन इजी होता है, समझने में भी इजी होता है और डिफिकल्टी भी नहीं आती कैलकुलेशन में, क्योंकि सीधा सीधा है। अब ये उसका उल्टा है और उसकी वैल्यू का भी उल्टा है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है इसको कैलकुलेट करने में। तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिमेरिट्स हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनिक मीन। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हार्मोनिक मीन में, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हमने करके देख लिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।